Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किशोर अवस्था के ऊपर। आज हम जानेंगे कि किशोर अवस्था की जो परिभाषाएं हैं वो क्या क्या हैं। प्रत्येक परिभाषा पर जो मुख्य परिभाषाएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ जो उसकी विशेषताएं हैं किशोर अवस्था की उसके बारे में हम जानेंगे और किस प्रकार का शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए किशोर अवस्था में, ये भी हम इसमें जानेंगे। तो दोस्तों, मैं लोहंस कुमार कल्याणी आप सभी का अपने YouTube चैनल कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, बिना कोई देर किए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक किशोर अवस्था, जिसको हम अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं। दोस्तों, जो किशोर अवस्था है इसको अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहा गया है और इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द एडोलोसियर से हुई है। जो एडोलोसियर शब्द है उसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी या टू ग्रो टू मैच्योर। दोस्तों, स्टैनले हॉल ने जो एडोलेसेंस नाम की एक पुस्तक लिखी थी 1904 में, और इस पुस्तक में उन्होंने जो है जो किशोरों में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, मतलब इस पुस्तक में उन्होंने बताया था कि जो किशोरों के अंदर जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वो जो परिवर्तन हैं वो अचानक होते हैं, एकदम आकस्मिक होते हैं और जिनका पूर्व की अवस्थाओं से कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी संबंध नहीं होता है। स्टैनले हॉल ने एक अपने जो इनका अपना आकस्मिक विकास का सिद्धांत था उसके पक्ष में इन्होंने पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया और ये सिद्धांत जो है बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ ये सिद्धांत आज भी माना जाता है, जो पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। तो दोस्तों, ये उसके बारे में और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टैनले हॉल ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किशोर अवस्था का जनक भी माना जाता है। तो आइए इसकी जो कुछ परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं पर चर्चा कर लेते हैं, इन परिभाषाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले स्टैनले हॉल की ही परिभाषा है। स्टैनले हॉल कहते हैं कि जो किशोर अवस्था है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? देखिए, जो किशोर अवस्था होती है, किशोर अवस्था में क्या होता है, बच्चा अपने आप को जो है बड़ा समझता है और जो बड़े हैं वो उसको क्या समझते हैं, छोटा समझते हैं, बच्चा समझते हैं। तो और हर एक चीज़ में बच्चे को टोका जाता है कि ऐसा ना करे, वो ये करे, ये ना करे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि बड़ा संघर्ष बच्चे को इसमें करना पड़ता है, तनाव का सामना उसको करना पड़ता है और विरोध की अवस्था ये होती है, क्योंकि जो भी वो काम करता है हर कोई उसको सलाह देना चाहता है। सलाह इसलिए देना चाहता है कि हर कोई समझता है कि वो बच्चा है और वो जो किशोर होता है वो अपने आप को बड़ा समझता है। यही कारण है कि स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को जो है संघर्ष और तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। अगर कार्माइकल की बात करें तो कार्माइकल कहते हैं कि किशोर अवस्था जीवन का वह काल है जहां से किसी अपरिपक्व व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक विकास चरम सीमा की ओर बढ़ता है। कार्माइकल ने कहा है कि किशोर अवस्था वह अवस्था है, क्योंकि बाल्यावस्था के बाद किशोर अवस्था आती है और किशोर अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व अवस्था की तरफ बढ़ता है। तो किशोर अवस्था को एक अपरिपक्व अवस्था माना गया है और यहीं से आगे चलकर जो है बालक जो है पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो है एक चरमोत्कर्ष की प्राप्ति करता है। मतलब मानसिक रूप से बच्चा पूर्ण रूप से सुदृढ़ एक व्यक्तित्व को प्राप्त करता है और शारीरिक रूप से व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास यहाँ पर होता है। आगे की डेफिनेशन है बिग एवं हंट की। ये कहते हैं कि किशोर अवस्था के समुचित अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक होता है। देखिए, जो बिग एवं हंट कहते हैं, इन्होंने एक शब्द लिया है परिवर्तन। बिल्कुल सही बात है कि किशोर अवस्था एक ऐसा समय है जहां जब बच्चे का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, नैतिक रूप से और हर एक क्षेत्र में जो है परिवर्तन होता है। शारीरिक रूप से बच्चा बढ़ता है, बहुत से बदलाव उसके शरीर में आते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़कियां हो, बहुत से बदलावों का सामना उसको करना पड़ता है और ये जो विकास है एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से होता है। तो इस समय जो है हमें बहुत आवश्यकता होती है कि हम बच्चे पर पूरा ध्यान दें और उसे समझाएं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तभी जाकर बच्चा जो है निश्चित तौर पर जो करना चाहता है सही रास्ते को चुन पाता है। अगली डेफिनेशन है आइजेंक और उनके सहयोगियों या उनके साथियों के अनुसार। ये कहते हैं कि किशोर अवस्था वह संधि के बाद की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के अंदर उत्तरदायित्व की भावना स्थापित होती है।
ये आइजेनिक कहते हैं। वह संधि मतलब बाल्यावस्था, मतलब बाल्यावस्था के बाद की ये वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के अंदर उत्तरदायित्व की भावना स्थापित होती है। बच्चा उत्तरदायित्व लेना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो अपने आप को मैच्योर समझता है और आप भी उसको ऐसे काम देने लगते हैं जो शायद आप उसको बाल्यावस्था में नहीं देना चाहते हो, क्योंकि उत्तरदायित्व जब तक बालक को नहीं दिया जाएगा जब तक वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ सकता। इसलिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके जीवन में, यह सब बताने के लिए उसे क्या है उत्तरदायित्व दिया जाता है, कार्य दिए जाते हैं जिसको वह जिसके अंदर जो है जिसके द्वारा उसके अंदर उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो सके। तो ये प्रमुख परिभाषाएं थीं किशोर अवस्था की। अब आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए बात करते हैं किशोर अवस्था के विभाजन के बारे में। जो प्रमुख विद्वान हैं या जो मनोवैज्ञानिकों का समूह है उन्होंने किशोर अवस्था को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया है, कह सकते हैं 2 भागों में बांटा है। एक पूर्व किशोर अवस्था जिसे अर्ली एडोलसेंस एज कहते हैं, ये 13 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक मानी जाती है, और दूसरी है उत्तर किशोर अवस्था लेट एडोलसेंस, ये 17 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की आयु तक इसका समय जो है माना जाता है। तो पहले बात करते हैं हम पूर्व किशोर अवस्था पर, जो अर्ली एडोलसेंस एज है। देखिए ये जो अर्ली एडोलसेंस एज है, पूर्व किशोर अवस्था है, इस अवस्था का जो प्रारंभ होता है बाल्यावस्था के समाप्ति पर। जब बाल्यावस्था जैसे समाप्त होती है तभी जो है किशोर अवस्था का प्रारंभ माना जाता है। तो अभी हमने बताया कि इसका जो समय है वो 13 वर्ष से 16 वर्ष तक की यह अवस्था है, और 16 से 17 वर्ष की अवस्था तक ये चलती है, मतलब 16 वर्ष से 17 वर्ष तक यह चलती है। और विद्वानों का मानना है कि देखिए जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं में जो किशोर अवस्था का प्रारंभ है भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो 13 वर्ष की अवस्था में जो है बालिकाओं के अंदर किशोर अवस्था प्रारंभ हो जाती है, और लगभग इसके 1 वर्ष के पश्चात मतलब 14 वर्ष जो बालक होते हैं उनके अंदर 14 वर्ष से जो है किशोर अवस्था मानी जाती है कि किशोर अवस्था बालक के अंदर 14 वर्ष से प्रारंभ होती है, लेकिन बालिकाओं में 1 वर्ष ये पहले है। अगर यहाँ स्टैनले हॉल की बात करें तो स्टैनले हॉल ने पूर्व किशोर अवस्था को एक अत्यंत संवेगात्मक या उथल पुथल झंझा और तनाव की अवस्था कहा है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक अटपटी और समस्या अवस्था भी कहा है। देखिए जब बालक किशोर अवस्था में प्रवेश करता है बाल्यावस्था के पश्चात तो उसके सामने बहुत सी परेशानियां होती हैं, डू और नॉट डू की स्थिति होती है। वो क्या करे क्या ना करे, बहुत से उसके दिवा स्वप्न होते हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचता है कि उसे ये करना चाहिए, जिसको वो मतलब एक तरीके से वीर पूजा की जो भावना है, रोल मॉडल की भावना है, किसी को भी अपना वो रोल मॉडल बना लेता है और उस जैसा बनने का प्रयास करता है। और इसी बीच उसमें बहुत सी बातें होती हैं, परिवार में कभी कभी उसको बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती है। वो ये नहीं समझ पाता कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी के बाद जो दूसरी अवस्था है वो है उत्तर किशोर अवस्था। उत्तर किशोर अवस्था का समय 16 वर्ष या 17 वर्ष कह सकते हैं, 16 या 17 वर्ष से 21 वर्ष की अवस्था तक यह चलती है। जो 17 वर्ष की अवस्था है उसमें हरलॉक ने कहा है कि पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था के मध्य की रेखा को मध्य की विभाजन रेखा कहा है 17 वर्ष की आयु को। हरलॉक महोदय जो हैं, एक बार मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि हरलॉक महोदय ने जो 17 वर्ष की अवस्था है उसको क्या कहा है, जो पूर्व किशोर अवस्था है और उत्तर किशोर अवस्था है उसके विभाजन की एक रेखा है। मतलब यहाँ से विभाजित होता है, यहाँ से पहले 17 वर्ष से पहले जो है पूर्व किशोर अवस्था रहती है और 17 वर्ष के बाद जो है उत्तर किशोर अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो और यहाँ अगर हम विकास की दृष्टि से देखें तो जो यह अवस्था है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह काल प्रौढ़ जीवन की तैयारी का समय होता है। बालक को जो डिसीजन अपनी लाइफ में लेने होते हैं वो ले चुका होता है। अब उसके सामने एक स्पष्ट छवि होती है कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना। और यहाँ तक कि कुछ मनोवैज्ञानिक इसे बड़ी उलझन की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे आज भी ऐसे हैं या हम देखते हैं कि 10th और 12th करने के बाद भी उन्हें ये पता नहीं होता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है, यहाँ तक कि वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने इसको बड़ी उलझन की अवस्था भी माना है, क्योंकि इस समय प्रायः माता पिता या अभिभावक उसे अक्सर क्या करते हैं, डांटते हैं, किसी काम करने को रोकते हैं, टोकते हैं, और वह सदा इस उलझन में बना रहता है या हमेशा उसके सामने ये परेशानियां रहती हैं वो क्या करे और क्या ना करे। क्योंकि अक्सर उसके सामने क्या होता है कि जिस चीज़ को वो सही समझता है, शायद घर वाले या परिवार जो उसके टीचर्स हैं या समाज जो है उस चीज़ को सही नहीं समझता है, तो वही उसको रोकते हैं
जब उस कंडीशन में उसको जब रोका जाता है तो वही स्थिति उसके सामने आती है कि वो क्या करे और क्या ना करे। ये कंटिन्यू जो ऐसी कंडीशंस हैं उसके सामने बनी रहती है, इसीलिए जो इस अवस्था को बड़ी उलझन की अवस्था भी कहा गया है। आगे बात करते हैं किशोर अवस्था की विशेषताओं के बारे में। इसकी कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। जो पहली विशेषता है वो है शारीरिक परिवर्तन। देखिए दोस्तों, जो किशोर अवस्था होती है एक बदलाव की अवस्था है और बहुत तेज़ी के साथ इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। और जो मांसपेशियां हैं या शरीर के भार में ये माना जाता है कि किशोर अवस्था में 63% तक की वृद्धि जो शरीर में होती है वो किशोर अवस्था के दौरान होती है। 15 वर्ष की अवस्था तक अगर बालिकाओं की बात करें शारीरिक परिवर्तन में, तो 15 वर्ष की जो अवस्था होती है इस अवस्था तक जो है लड़कियों के भार में वृद्धि अधिक होती है, और जो लड़के होते हैं उनके भार में जो वृद्धि होती है 15 वर्ष के बाद होती है। यहाँ और लंबाई की बात करें तो लंबाई में भी क्या होता है, इस काल में 11 से 14 वर्ष की आयु में जो लड़कियों की लंबाई जो है लड़कों की तुलना में अधिक बढ़ती है, और लड़कों की लंबाई जो है 18 वर्ष तक जो है अधिक बढ़ती है। ये जो है एक कुछ शारीरिक परिवर्तन है। इसके साथ साथ जो है लड़कियों की जो जैसे आवाज़ की बात करें वो थोड़ा कोमल होती है, सुरीली इसमें हो जाती है। और जो और शारीरिक परिवर्तन होते हैं जैसे कि 12 से 14 वर्ष की अवस्था में जो मेन जो परिवर्तन होते हैं, अगर लड़कियों की बात करें या लड़कों की बात करें तो जैसे गुप्तांगों पर बाल आना, और शारीरिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। जैसे कि लड़की जो बालिकाएं होती हैं इसमें जो मासिक धर्म है वो आना शुरू हो जाता है, और जो शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ जो मानसिक परिवर्तन है वो बाल्यावस्था की अपेक्षा इस अवस्था में बहुत अधिक हो जाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरे हमारा पॉइंट है मानसिक तथा बौद्धिक विकास। मानसिक विकास में क्या होता है कि जो बालक है जो मानसिक उसका विकास है बहुत तीव्र गति से होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि चरम बिंदु पर जो बालक का मानसिक विकास है इसमें पहुंच जाता है। और जो किशोर होते हैं उनके अंदर दिवा स्वप्न जैसे डे ड्रीमिंग की जो स्थिति होती है वो उसमें उत्पन्न हो जाती है। वो दिवा स्वप्नों में या दिन में ही सपनों में खोया रहता है, वो कल्पना करता है लेखन की, या फिर कह सकते हैं कि कहानी, चित्र, संगीत, इस प्रकार की कल्पनाओं में वो बहुत खोया रहता है। और यही वो समय होता है जब किशोर अवस्था में अवधान की क्षमता जो है बढ़ जाती है। तर्क व निर्णय में जो वृद्धि होती है वो इसी समय पे होती है, और रुचियों में विकास होने लगता है। बच्चे का अलग अलग क्षेत्र में इंटरेस्ट जो है वो जागरूक होने लगता है। अगला पॉइंट है हमारा कल्पना की बहुलता। कल्पना की बहुलता में देखिए दिवा स्वप्न किशोरों को प्रेरणा देते हैं तथा इस आधार पर वे रचनात्मक कार्य करते हैं। मतलब डे ड्रीमिंग जिसे कहते हैं, जब हमने अभी चर्चा की, बच्चा दिन में ही सपने देखने लगता है कि काश उसके साथ ये हो जाए तो वो ऐसा कर ले, है ना। तो बहुत सी बातें होती हैं, हम सब लोग उसी एज से गुजरे हैं और हम सब अच्छे से जानते हैं कि दिवा स्वप्न में किस प्रकार हम सपनों में खोए रहते थे और किस प्रकार के सपने हम देखते थे। लेकिन अगर धरातल पर आकर देखें तो धरातल पर ये चीज़ें जो है नहीं है, इसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है संवेगात्मक विकास। देखिए दोस्तों, जो हमारी किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था में जो संवेगात्मक विकास है वो बहुत तीव्र गति से होता है। और ये अवस्था ऐसी अवस्था होती है इसमें चाहे बालक हो चाहे बालिकाएं बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। और यहाँ तक जो है जैसे बच्चा धीमे धीमे बढ़ता है और उसके संवेग भी जो क्या हो जाते हैं वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, परिपक्वता की तरफ बढ़ने लगते हैं। और उसमें बहुत सी बातें होती हैं जैसे कि सुखात्मक संवेग हैं से शक्ति जो होती है वो हमारी बढ़ती है तथा उत्साह में वृद्धि हो जाती है। और वहीं अगर दुखात्मक संवेगों की बात करें तो उससे क्या होता है, हम कार्य करते हैं उसमें बड़ी जल्दबाजी करते हैं, या फिर हमें वहाँ पर क्या होता है निरुद्देश्यात्मकता या निराशा हम लोगों को हाथ लगती है। अगर संवेगों की बात करें तो संवेगों में बच्चा इस समय पे हर चीज़ के बारे में बहुत अधिक सोचता है। और जैसे कि कभी कभी क्या होता है, अगर माता पिता के संबंधों में तनाव है तो जो उसकी इच्छा पूर्ति ना होने पर भी बच्चों में बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है, या माता पिता के संबंध अगर आपस में सही नहीं है तब भी बच्चे के अंदर बहुत सारा तनाव आ जाता है। और जो प्रेम है जैसे दया है या क्रोध है, सहानुभूति है, ये ऐसे संवेग हैं, ये स्थायी रूप से बच्चा प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर उसे मालूम होता है कि किसका व्यवहार उसके प्रति कैसा है। और किशोर अवस्था एक वो अवस्था है
दोस्तों, जिसमें जो है बालक के अंदर जो काम की भावना होती है वो बहुत तीव्र होती है। विषम लिंगी के प्रति जो है उसका जो प्रेम का विकास होने लगता है, वो आकर्षित होने लगता है विषम लिंगी के प्रति। जो लड़का है वो लड़की के प्रति, और लड़की है वो लड़के के प्रति जो है इस एज में आकर जो है आकर्षित होने लगते हैं। और किशोरों में शारीरिक कमजोरी, असफलता, बीमारी, आलोचना करने वाले लोगों के कारण भय का जो संवेग है वो भी इसमें यहाँ पर पैदा हो जाता है। अगली बात करते हैं चिंताओं में वृद्धि। किशोरावस्था के दौरान जो उसकी विशेषता है चिंताओं में वृद्धि, जो किशोर होते हैं वो अपने भविष्य के प्रति तथा अपने शारीरिक सुंदरता के संदर्भ में अधिक चिंतित रहते हैं। दोस्तों, समूह समाज में महत्वपूर्ण स्थान पाने की जो अभिलाषा होती है वो सभी के अंदर होती है, लेकिन किशोरों के अंदर ये अभिलाषा जो है बहुत अधिक होती है। बच्चा अपने आप को, लड़का हो या लड़की हो, अपने आप को बहुत सुंदर दिखाई देना चाहता है। वो चाहता है कि सबसे वो सुंदर दिखाई दे और शारीरिक रूप से जो है बहुत अच्छा वो लगे, सुदृढ़ लगे, और तो अपने भविष्य के प्रति वो चिंता होने लगती है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वो हमेशा ये चाहता है कि समाज में उसका अच्छा स्थान हो। अगला हमारा पॉइंट है वीर पूजा। जो किशोर होते हैं दोस्तों, इस उम्र में क्या होते हैं, एक आदर्श पुरुष का चयन कर लेते हैं और उनका अनुकरण करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं, वो जो उनके टीचर अच्छे होते हैं, फेवरेट होते हैं, उनको अपना मतलब एक तरीके से उन्हें अपना एक रोल मॉडल मानने लगते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे खेल में रुचि रखते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा क्रिकेट में रुचि रखता है तो निश्चित तौर पर वो विराट कोहली को या फिर सचिन को अपना एक रोल मॉडल मानने लगता है और वैसा ही खेलने का प्रयास करता है जैसा कि वो लोग खेलते हैं। या फिर बात करें हम उनके साथ साथ किसी बच्चे के अंदर देश प्रेम की भावना बहुत है तो वो महात्मा गांधी को या भगत सिंह को, इनको अपना रोल मॉडल मानने लगता है और उन्हीं के नक्शे कदम पर वो चलने का प्रयास करता है। अगला हमारा पॉइंट है स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना। देखिए दोस्तों, ये समय ऐसा है जब बच्चे के अंदर स्वाभिमान की भावना का जो है विकास हो जाता है। वो नहीं चाहता कि उसके माता पिता या उसके शिक्षक उसके ऊपर कोई नियंत्रण रखें, उनका नियंत्रण को पसंद नहीं करता, और अगर उसके ऊपर नियंत्रण रखा जाता है तो वो निश्चित तौर पर क्या करता है, विद्रोह की भावना उसके अंदर उत्पन्न होती है और वो विद्रोह कर देता है। और इसीलिए इस एज में जो है विद्रोह की भावना बहुत तेजी के साथ में बढ़ती है। हमारा अगला पॉइंट है विविधतापूर्ण विशेष रुचियाँ। देखिए दोस्तों, इस आयु वर्ग में साथ साथ इस आयु वर्ग में जो क्या होता है, किशोरों और किशोरियों की जो रुचि होती है उसमें विविधतापूर्ण या परिवर्तनशीलता बनी रहती है। समय समय के साथ ये चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं और यह जो परिवर्तनशीलता है, कहा जा सकता है कि 15 से 16 वर्ष की आयु तक यह परिवर्तनशीलता अधिक रहती है। उसके बाद एक स्थायित्व जो है इन चीज़ों में आने लगता है। आगे दोस्तों बात करेंगे हम शिक्षा के स्वरूप के बारे में कि किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए। किशोर अवस्था में जो शिक्षा है उसमें वैलेंटाइन का एक अपना कथन है। वैलेंटाइन कहते हैं कि वैज्ञानिकों या मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बहुत समय तक उपदेश दिए जाने के बाद अंत में यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी है कि शैक्षिक दृष्टि से किशोर अवस्था का अत्यधिक महत्व है। दोस्तों, किशोर अवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण काल एक बालक की ज़िंदगी में होती है, बालक के जीवन में होती है। तो किशोर अवस्था एक ऐसा समय है जब बालक को एक स्पेशल एजुकेशन देने की आवश्यकता होती है, उसे हर चीज़ के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता होती है, चाहे वो उसका शारीरिक विकास हो या उसका मानसिक विकास हो, उसका सामाजिक विकास हो, उसका नैतिक विकास हो। प्रत्येक क्षेत्र में उसको एक अच्छी एजुकेशन देने की आवश्यकता होती है। उसे बताने की यह आवश्यकता होती है कि उसे क्या करना है और उसे क्या नहीं करना, क्योंकि किशोर अवस्था में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक जो आवश्यकताएं होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इन समस्त क्षेत्रों की जो है पूर्ति करे। इन चीज़ों के बारे में बताए, सामाजिक पक्ष के बारे में बताए, उसके शारीरिक पक्ष के बारे में बताया, उसके मानसिक पक्ष के बारे में बताया। तो उसका पहला हमारा पॉइंट है शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। तो दोस्तों, किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो है शारीरिक परिवर्तन बहुत तेज़ी के साथ होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में एकदम शारीरिक परिवर्तन आते हैं। मतलब उनकी सोच से परे कह सकते हैं कि जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो सोच से परे होते हैं, बहुत तेज़ी के साथ होते हैं। तो इस समय पे जो है शारीरिक विकास के लिए शिक्षा दी जानी बहुत ज़रूरी है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शिक्षा दी जानी बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा ऐसी हो जो उसको शरीर को सबल और स्वस्थ बनाए। और ये शिक्षा की जो व्यवस्था है विद्यालय और घर दोनों ही जगह की जानी चाहिए कि किस प्रकार बालक
स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये बालक को बताया जाना चाहिए। और इसी क्रम में अगर हम बालक को ये बताएंगे कि किस प्रकार जो उसका शरीर है वो स्वस्थ रहेगा तो वो कुछ भी कार्य कर सकता है, तो निश्चित तौर पर शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। आगे हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। हमारा अगला पॉइंट है मानसिक विकास के लिए शिक्षा। किशोर अवस्था में जो है मानसिक विकास में जो किशोर अवस्था में मानसिक विकास में वृद्धि होती है, निरीक्षण शक्ति या तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति कहें, स्मृति तथा कल्पना का विकास कहें, उसकी रुचि रुझान के बारे में बात करें या योग्यता एवं क्षमताओं के अनुसार बात करें, तो उसे सब चीज़ों की शिक्षा दी जानी चाहिए। उसकी मतलब मानसिक रूप से बच्चा पूर्ण रूप से मैच्योर हो सके, वो क्या करना चाहता है, वो क्या नहीं करना चाहता। शिक्षक को चाहिए कि वो बालक के बारे में जाने, उससे इस प्रकार का संपर्क स्थापित करे कि बालक का जो मेंटल लेवल है वो क्या है, उसी मेंटल लेवल के हिसाब से उसको शिक्षा दे और उसे बताए कि उसके ज़िंदगी में क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। अगला हमारा पॉइंट है संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। जो संवेगात्मक विकास है, संवेगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल किशोर अवस्था में होता है और बालक पूरा प्रयास करता है इस अवस्था में अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने का, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि शरीर में बहुत तीव्रता से परिवर्तन हो रहा होता है और कहीं ना कहीं जो विपरीत सेक्स के प्रति वो आकर्षित होता है या घर की कोई मान लीजिए कोई परेशानियां हों तो उसके प्रति वो चिंतित रहता है और उसके साथ साथ उसे भविष्य में क्या करना है उस भविष्य को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। तो शिक्षा इस प्रकार की हो जो इन सब संवेगों के बारे में पूर्ण नियंत्रण रख सके, जो गलत संवेग हैं उनको वो दबा सके और दमन कर सके और जो अच्छे संवेग हैं उनको उभार कर आगे ला सके और उन्हें उच्चतम उनका विकास कर सके। तो शिक्षा का स्वरूप संवेगों के मामले में ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसकी शिक्षा दे। अगला हमारा पॉइंट है सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। देखिए जो शिक्षा है उसका मुख्य कार्य होता है सामाजिक भावना का विकास करना किसी भी किशोर के अंदर, क्योंकि अगर हमारे अंदर सामाजिक भावना का विकास नहीं होगा तो हम सामाजिक नहीं होंगे और समाज में समायोजन स्थापित नहीं कर पाएंगे, और जब हम समाज में समायोजन स्थापित नहीं कर पाएंगे तो समाज अपने आप से हम लोगों को बाहर कर देगा। एक समाज के अंदर एक किशोर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और वह प्रयास भी करता है अपने आप को उस समाज में स्थापित करने के लिए। तो बालक की जो शिक्षा दी जाए वो इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे उसका सामाजिक विकास पूर्ण रूप से हो सके। जैसे कि बच्चों को शिक्षा के समय खेलकूद की शिक्षा देना, स्काउटिंग की शिक्षा देना, एनएसएस वगैरह ज्वाइन करना, एनसीसी ज्वाइन करना, ये ऐसे माध्यम हैं बच्चे की शिक्षा में, किशोर अवस्था की शिक्षा में, जो उसे सामाजिक रूप से या सामाजिक भावना का जो उसके अंदर विकास करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है धार्मिक और नैतिक शिक्षा। देखिए दोस्तों, नैतिक विकास के लिए अनेक अच्छे आदर्श, व्यवहार एवं आचरण प्रस्तुत किए जाएं। शिक्षा ऐसी हो, शिक्षक को हमेशा चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए एक उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करे, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षक अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होता है। बच्चा वही करता है जो वो देखता है। तो शिक्षक का एक आचरण जो हो वो उच्चतम आचरण हो। और यहाँ पर रॉस ने कहा है कि नैतिक चरित्र का उच्चतम विकास तब होता है जब सामाजिक प्रशंसा अथवा दोष से नहीं वरन आदर्शों से निर्देशित होता है। मतलब नैतिक विकास या नैतिक चरित्र तभी मतलब उच्चतम हो पाएगा या उसका विकास तभी उच्चतम हो पाएगा जब क्या हो, प्रशंसा दोष नहीं हो, आदर्श हो उसके। मतलब ऐसा आदर्श बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए जिससे बच्चे को लगे कि हाँ उसको वही करना है। अगला हमारा पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा। देखिए दोस्तों, किशोर अवस्था जो होती है उसमें जो शिक्षा बच्चों को दी जाए वो उनके रुचि, रुझान और क्षमता और योग्यताओं के अनुसार दी जाए। आजकल के हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में मुझे बहुत कम लगता है कि शायद हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार बच्चों को शिक्षित नहीं करते हैं, क्योंकि सबको हम एक ही साथ रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को उनकी रुचि, रुझान और क्षमताओं के अनुसार अगर हम शिक्षित करेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे को अपनी ज़िंदगी में क्या करना है वो जान पाएगा और
उस क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रगति करेगा और व्यावसायिक जो निर्देशन है उसकी व्यवस्था भी बच्चे को यहाँ पर दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे को अपने भविष्य में क्या करना है वो आसानी से जान सके। अगला हमारा पॉइंट है उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग। देखिए दोस्तों, जो किशोर अवस्था में के दौरान जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है तो जो शिक्षा हो, जो शिक्षण विधि हो वो इस प्रकार की हो जो बच्चे के अंदर निरीक्षण, तर्क, विचार और चिंतन शक्ति को बढ़ाए। यहाँ पर रॉस महोदय का विचार है कि विषयों का शिक्षण व्यवहारिक ढंग से होना चाहिए और उनका दैनिक जीवन की जो बातें होती हैं उससे उसका प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। बातें मतलब कहने का ये कि बातें हवा में ना हो, जो भी शिक्षा बच्चे को दी जाए वो व्यवहारिक हो, बच्चे को मालूम हो कि अगर वो चीज़ ये पढ़ रहा है तो उसका उसके जीवन में क्या योगदान है और किस प्रकार ये चीज़ें उसके जीवन में योगदान दे सकती हैं। हमारा अगला पॉइंट है यौन शिक्षा की आवश्यकता। देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आज के समय में, क्योंकि यह किशोर अवस्था एक ऐसा समय है जब बच्चा यौनिक कह सकते हैं कि यौन शिक्षा की उसको आवश्यकता होती है और इस समय में जो है बहुत ज़्यादा इमेच्योर होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। और भारतीय परिवारों की अगर बात करें तो इस शिक्षा की ओर शायद मुझे नहीं लगता है कुछ ध्यान दिया जाता है और बच्चे को ये बहुत बताना आवश्यक है कि क्या अच्छा है उसके लिए, क्या बुरा है, क्या गुड टच है, क्या बैड टच है। खासकर लड़कियों को तो ये बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पर रॉस महोदय कहते हैं कि यौन शिक्षा की परम आवश्यकता को भी अस्वीकार नहीं कर सकता। इस बात की आवश्यकता है कि किशोर को एक ऐसे वयस्क द्वारा गोपनीय शिक्षा दी जाए जिस पर उसे पूर्ण विश्वास हो। मतलब एक ऐसा व्यक्ति उसको ये शिक्षा दे जिस पर वो पूर्ण रूप से विश्वास करता हो और कर सके। तो आज के समय में यौन शिक्षा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारे देश में। अगला हमारा पॉइंट है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। देखिए दोस्तों, किशोर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होने के साथ साथ वो किसी न किसी समस्या या उलझन में हमेशा फंसा रहता है। तो ये एक ऐसा समय है जब किशोरों को जो है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। बालक को चाहिए कि हम अच्छे से ऐसा व्यवहार उसके प्रति करें, सहानुभूति पे पूर्ण व्यवहार उसको करें। अगर कोई उसकी समस्या है तो उसके बारे में उससे चर्चा करें। अगर कोई मान लीजिए यौन शिक्षा से संबंधित कोई समस्या है तो उसका भी हम विचार करें। शारीरिक रूप से कोई उसको परेशानी है तब उसके बारे में भी उसके हम चर्चा करें। और अपने उसके भविष्य को लेकर अगर वो कुछ जानना चाहता है तो हम उसके बारे में भी उससे चर्चा करें। मतलब हर एक पक्ष के बारे में हम उसको बताएं, तभी जाके शायद किशोर अवस्था की जो शिक्षा है वो पूर्ण हो पाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपसे बात की किशोर अवस्था के अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषाओं के बारे में, विशेषताओं के बारे में और शिक्षा के स्वरूप के बारे में। इससे जो अगला हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा किशोर अवस्था के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में और इसके उपनामों के बारे में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपकी कोई शंका है, कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपने प्रश्न दें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको उसका मैं उत्तर दे सकूं। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।